नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। देश में राजनीतिक स्थिति इस समय बहुत तेजी से बनती बिगड़ती दिखाई पड़ रही है। ऊपर से देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन जो तमाम घटनाएं और जो कुछ इस समय परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जब उनका आकलन किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि देश बड़े राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जी हाँ, विपक्ष को अगर देखें तो विपक्ष इस समय जो उसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो लोकतंत्र बचाने में जुटा हुआ है। किस तरीके से? चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव आयोग की गतिविधियां संदिग्ध हैं, चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को वो ध्वस्त कर चुका है, सरकार के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, सरकार और बीजेपी के साथ मिला हुआ है, ये विपक्ष का आरोप है। और लगातार उसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के दावों की किस तरीके से हवा निकाली वो कल की बहस में दिखाई पड़ा। और जिस तरह से पिटिशनर्स के वकील और खुद पिटिशनर्स ने बहस की, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है, मान रहा है कि चुनाव आयोग क्या कुछ कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि तमाम गवाहों को लाकर वहां पर रख दिया गया और ऐसे गवाह जिनको मृतक बता दिया गया, मृत बता दिया गया। तो चुनाव आयोग की जो ये मतदाता सूची है, उसमें मृत बताए गए लोगों को लाकर योगेंद्र यादव ने कल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग के वकील का कहना था कि आप क्या कर रहे हैं, ये सारा नाटक टेलीविजन चैनलों में चलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उससे कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने कहा, उस बात का संज्ञान लिया। खैर, आज का हमारा ये मुद्दा नहीं है। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि विपक्ष की प्रायोरिटी क्या है। विपक्ष की प्रायोरिटी ये है कि देश का लोकतंत्र बचा रहे। संसद में भी इसको लेकर मांग हो रही है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर सुनवाई की जाए, लेकिन संसद में एक भी दिन इस पर चर्चा की अनुमति अब तक स्वीकार नहीं की गई है। मानसून सत्र की शुरुआत से ही चल रहा है ये सब कुछ। उसके अलावा और कई मुद्दे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से अगर देखें तो यहां एक जबरदस्त टसल चल रही है। टसल एनडीए के भीतर नहीं, यानी गठबंधन के भीतर नहीं। गठबंधन के भीतर जो तमाम मुद्दे हैं, यानी विपक्ष के मुद्दों के साथ एनडीए गठबंधन के घटक दल या उसके सहयोगी दल वो कई मुद्दों पर विपक्ष के साथ दिख रहे हैं। चुनाव आयोग वाला ही मामला, यानी एसआईआर जो है बिहार में, इसको लेकर ही तेलुगु देशम पार्टी और यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड भी विपक्ष की आपत्तियों से वो खुद को जोड़ रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि ये बातें सही हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो कुछ राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है वो देखने लायक है, हैरान करने लायक है। और ऐसा लग रहा है कि पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई। प्रधानमंत्री खुद भी अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद ऐसा हुआ है। हाँ, बयान के बाद इसमें तेजी जरूर आई है। प्रधानमंत्री को भी लग गया कि अब अगर हम 75 साल की उम्र के बाद जो नियम सबके लिए लागू किया गया है और हम ही ने लागू किया है, जबरन हमने उसको लागू करवाया है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता राह देखते रहे कि उनको कोई पद दे दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। कई लोग जो 75 साल की उम्र हुई तो गवर्नर थे, उनको उस पद से इस्तीफा देना पड़ा, मिनिस्टर थे, उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें फॉलो होती रहीं, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में क्यों नहीं होगी। पर संघ प्रमुख ने जो ये बयान दे दिया कि 75 साल का होने पर लोगों को अगली पीढ़ी के लिए रास्ता देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, इस बयान से उनको ये स्पष्ट हो गया कि अगर हम नहीं देंगे तो संघ के भीतर से भी और पार्टी के भीतर से भी इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगेंगी और उनके ऊपर दबाव बनने लगेगा कि अब आप पद छोड़ दीजिए, अब दूसरों को भी दीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न चाहते हुए भी उसकी तैयारी में लग गए और नहीं, अब खुद पद पर नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा उनका सबसे करीबी व्यक्ति होगा वही रहेगा। और सबसे करीबी व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ एक नाम आता है और वो है गृह मंत्री अमित शाह का। तो गृह मंत्री अमित शाह को वो किस तरीके से अपने उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रहे हैं, इसका
जिक्र करते हुए हमने एक वीडियो बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन इस बीच भी कुछ और डेवलपमेंट्स हुए हैं, इनकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन दूसरी ओर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से तो गृह मंत्री अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर चुके हैं और उस रास्ते पर बढ़ चुके हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे मजबूत दावेदार जिसको समझा जाता है कि प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी, नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी वो होंगे, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के साथ संघ कितनी मजबूती से खड़ा है, या कितने मन से खड़ा है, या फिर उनके पास कितना बड़ा जनाधार है, देश की जनता कितनी उनके साथ है, ये सारी चीज़ें अभी टेस्टेड नहीं है। या क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ के जहां सबसे ज़्यादा भाषण कराए गए वहां भारतीय जनता पार्टी की बड़ी दुर्गति हुई, हार हुई। कई जगह ऐसे हुआ, केरल में उनके खूब भाषण कराए गए, पश्चिम बंगाल में कराए गए, यहाँ की हिमाचल प्रदेश में कराए गए, सभी राज्यों में उनके भाषण होते हैं। वो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनका प्रोटोकॉल चुनाव के टाइम पर, यानी जो उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है स्टार प्रचारकों में, वो योगी आदित्यनाथ की होती है, प्रधानमंत्री मोदी के बाद और अमित शाह के बाद, या अमित शाह से ज़्यादा उनकी डिमांड रहती है। पर यह जनाधार का पैमाना नहीं है। माना कि उन जगहों पर वो गए और वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन जो एक फायर ब्रांड नेता की इमेज बनी हुई है, और ऐसा माना जाता है कि आरएसएस के एजेंडे को बहुत मजबूती से और आक्रामकता के साथ अगर कोई लागू करने की कोशिश कर रहा है तो वो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लेकिन इस तरह का कोई संकेत आरएसएस की तरफ से कभी दिया नहीं गया है, और ये माना जाता है कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी में वो स्थिति है और सरकार में वो स्थिति है कि यहाँ अगर वो चाहेंगे तो अपने ही किसी कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बनवा लेंगे। हालांकि आसान नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा वो भी हम आपको बताते हैं। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति पद के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त कवायद चल रही है कि किसको कैंडिडेट बनाया जाए, इस पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। तो योगी आदित्यनाथ भी अपनी तरफ से कैसे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक प्रेशर ग्रुप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कुछ घटनाओं से, कुछ स्थितियों से साफ दिखाई पड़ रहा है। एक तो उनका प्रचार तंत्र ऐसा है कि वो राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे ज़्यादा प्रचार आपको मिलेगा। इस प्रचार तंत्र में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बहुत बेतुकी सी लगती हैं, लेकिन चूंकि सरकारी पैसा है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बढ़िया उनके जो सूचना विभाग देखने वाले लोग हैं उसका प्रचार करते रहते हैं। पर इससे आपका जनाधार बहुत मजबूत हो जाएगा, ये तो है नहीं। सरकार का पैसा है, आप प्रचार चाहे जितना करवा लीजिए। अब एक इस नए घटनाक्रम के तहत कुछ चीज़ें दिखाई पड़ी हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ भी अपने को एक जनाधार वाला नेता, और एक ऐसा नेता जिसके पीछे एक अच्छा खासा एक बैकअप हो, जनाधार हो, विधायक हो, सांसद हो, उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि काफ़ी लंबे समय के बाद बृजभूषण शरण सिंह, जो पूर्व सांसद हैं और काफ़ी विवादित रहे हैं, बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं अवध के इलाके के, कई बार सांसद रहे हैं, उनके बेटे भी सांसद हैं। इतने विवादों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट ले लिया, और ये दिखाई पड़ा कि योगी आदित्यनाथ शायद नहीं चाह रहे थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको टिकट दिया। वो सारी बातें अपनी जगह है, पर योगी आदित्यनाथ से बहुत ज़्यादा उनकी नहीं बनती है, ये बात काफ़ी स्पष्ट है। और कई बार वो कह भी चुके हैं कि मेरे नेता प्रधान नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ हमारे नेता नहीं है, स्पष्ट रूप से बृजभूषण शरण सिंह कह चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों बृजभूषण शरण सिंह की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है, उसके बाद उनके बेटे जाकर मिलते हैं। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम था। उसके बाद 2 दिन पहले, अभी परसों की बात है, इस समय विधानसभा सत्र चल रहा है, करीब 50 ठाकुर विधायक, योगी आदित्यनाथ की भी जाति वही है, हालांकि वो कहते हैं कि वो तो साधु हैं, संत हैं, उनकी कोई जाति नहीं है, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव करने के सबसे ज़्यादा आरोप अगर किसी पर लगते हैं, इस समय की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जातिगत भेदभाव कई बार सामने दिखाई पड़ता है। उनके लामबंदी, अब उसमें योगी आदित्यनाथ तो नहीं थे, और कुछ और भी ठाकुर नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन करीब 46-47 विधायक
एक ही जाति के इनकी एक बैठक हुई और इसमें इसको कुटुंब परिवार नाम दिया गया, यानी ये सब एक घर के लोग हैं। मज़े की बात यह है कि कई ऐसे विधायक जिनके आपस में नहीं पड़ती है वो लोग भी उसमें रहे, और समाजवादी पार्टी के भी कुछ बागी विधायक जो ठाकुर समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, वो भी उस बैठक में रहे। लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में एक बैठक हुई, वहां पर ये रहे। इस बैठक को सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये एक प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश है जो योगी आदित्यनाथ अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहते हैं, उसके पीछे उनको माना जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं थे, लेकिन ये माना जा रहा है कि एक दबाव समूह बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की उम्मीदवारी होती है तो उसमें योगी आदित्यनाथ को पीछे कोई न करने पाए, इसकी ये कोशिश हो रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन विधायकों की बैठक हुई, इस बात की तस्दीक कई विधायकों ने की। हालांकि कुछ एक लोगों का कहना था, कुछ एक विधायकों का, कि इसमें किसी के घर में किसी के बेटे का या पोते का उसका बर्थडे था, लेकिन इस एक ही जाति के अगर केवल विधायकों को तो कोई अपने यहाँ बर्थडे और शादी विवाह में निमंत्रण देता नहीं है। तो इसके बाकायदा राजनीतिक निहितार्थ हैं, केवल निकाले नहीं जा रहे हैं। दूसरी ओर तो यहाँ एक तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने को कहीं से भी पीछे इसमें नहीं करना चाहते, पूरी कोशिश उनकी हो रही है। और अपने को चूंकि सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है, और लगातार दूसरी बार बने हैं, एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है, तो वो अपना पूरा दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत होशियारी के साथ रास्ता एक बनाते चले जा रहे हैं कि उनके बाद कौन होगा। कुछ उदाहरण आप देखिए उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से। अभी 4 दिन पहले बिहार के सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर का शिलान्यास हुआ और काफ़ी करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से वो मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ पर सीता माता, जहाँ कथा है जो कहा जाता है कि वहीं पर ज़मीन के नीचे और हल जोता जा रहा था और उसी में से सीता माता प्रकट हुई थी। उस जगह पर उनका मंदिर बनवाने का, विशाल मंदिर बनवाने की योजना है, उसका शिलान्यास करने गृह मंत्री अमित शाह गए हुए थे। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार भी साथ में थे। आम तौर पर इस तरह के शिलान्यास, उद्घाटन, फीता काटना, ये गृह मंत्री अमित शाह कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को जमकर प्रचारित किया। आमतौर पर इस तरह के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही पहुंचते हैं, क्योंकि कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता फीता काटने वाला जहां वो न पहुंचे, हर जगह पहुंचते हैं। पर इस इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वो नहीं गए और ये जिम्मेदारी उन्होंने दे दी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा, लेकिन ये काम किया शिलान्यास का गृह मंत्री अमित शाह ने। उसके अलावा 24 अगस्त को दिल्ली में हो रहा है स्पीकर सम्मेलन हो रहा है, यानी सारे देश भर के राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके स्पीकर्स का एक सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन हो रहा है कि केंद्रीय लोकसभा के सबसे पहले सदस्य स्पीकर चुने गए थे विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे वो। उसी की याद में, उसका 100 साल पूरा हो रहा है, तो उसी की याद में ये एक स्पीकर्स का कार्यक्रम हो रहा है। इस तरह के कार्यक्रमों की भी अध्यक्षता आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, या फिर स्पीकर हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे, लेकिन इसका उद्घाटन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और समापन इसका कर रहे हैं ओम बिरला। तो अब ऐसे कार्यक्रमों में गृह मंत्री की उपस्थिति और उसको प्रचारित किया जाना, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना उत्तराधिकारी अमित शाह को बनाकर जाना चाहते हैं और बाकायदा उसको दिखाना भी चाहते हैं कि लोगों के जहन में ये बैठ जाए कि नरेंद्र मोदी की तरफ से उनकी उत्तराधिकारी अमित शाह ही है। हालांकि अब पार्टी में कितनी स्वीकार्यता होगी, आरएसएस में कितनी स्वीकार्यता होगी, और इसमें जिस तरह से गुजरात बनाम अन्य राज्य का मामला आता है वो भी कितना प्रभावी होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनकी तरफ से ऐसा हो रहा है और उसके संकेत बार बार मिल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री अब 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे और तभी वो तुरंत पद छोड़ देंगे। इतना आसान नहीं होगा प्रधानमंत्री का पद छोड़ना उनके लिए। लेकिन अगर
प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़े तो उस स्थिति में वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए रास्ता बनाते जा रहे हैं। लेकिन इधर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खूंटा गाड़े हुए हैं और दमखम के साथ लगे हुए हैं, उसको देखते हुए ये लगता है कि अगर उत्तराधिकारी का चुनाव होने लगा या उत्तराधिकारी तय होने लगा तो ये इतना आसान नहीं होगा और पार्टी के भीतर एक विद्रोह की स्थिति भी आ सकती है सीधे तौर पर, क्योंकि बड़ा आक्रामक रुख अपनाते हैं इस तरह के मामलों में योगी आदित्यनाथ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जब उनका 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी को, और उस में जब विधायक दल की हफ्तों बाद उस विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई और जब हुई उसमें कैसे उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी, वो दृश्य सब ने देखा था, बहुत सारे लोगों ने देखा था, और उसमें फिर मजबूर होकर पार्टी के आला कमान को उन्हीं के नाम पर स्वीकृति देनी पड़ी। और चूंकि काफ़ी कुछ मैनेज करना था और केशव प्रसाद मौर्य उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना था, तो फिर एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस समय बनाया गया डॉक्टर दिनेश शर्मा को, ताकि ब्राह्मणों को भी एक लगे कि हाँ उनका भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। तो खैर वो एक अलग मसला था, लेकिन ये उस घटना को हम याद इसलिए कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की आक्रामकता की वजह से पार्टी को मजबूर होना पड़ा था उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि जब उनकी दावेदारी की चर्चाएं हो रही हैं और ऐसी स्थिति में उनकी दावेदारी को खारिज कर दिया जाता है, तो उनकी दावेदारी को खारिज कर देना पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। आगे आने वाले दिनों में होता क्या है वो हम लोग सभी देखेंगे, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।